Facebook Live started, Acharya ji. जी। धन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज आयुर्वेद के सेशन में जैसे हर एक बार हम अभी कुछ औषध के बारे में बता रहे हैं, कुछ कल्पना के बारे में बता रहे हैं, जिसको आधुनिक भाषा में प्रोडक्ट कहा जाता है, आयुर्वेद की परिभाषा में उसको औषध कहा जाता है। तो एक एक की कुछ विशेषता बता रहे थे और लोग उसको उपयोग कर सके, ये एक महत्वपूर्ण, हम अपने जीवन में कर सके रोज का रोज उपयोग, और इससे हम स्वस्थ रह सके। देखा अभी हमने एक नया वेव भी आ रहा है कोरोना का, तो ये तो आते रहेगा और ये सब तो होता रहेगा, लेकिन आयुर्वेद ने जो उसके ऊपर भी कुछ गहन चिंतन मनन रखा है ऋषि मुनियों ने, कि कैसे महामारी आती है या फिर उसका इफेक्ट हमारे पर पड़ता है, देश काल वायु दूषित हो जाता है, और उसको बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बचाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को सक्षम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। अभी का जो मुख्य विषय है वो आयुर्वेद का एक विषय, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो मनुष्य जाति ने बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो मेधा प्राप्त की हो, जो एक स्तर पर गए हो बुद्धि के, तो ऐसे बहुत कम हुए हैं। आयुर्वेद ने बताया है कि बुद्धि के भी बहुत क्षेत्र है, बहुत पार्ट्स है, बहुत विभाग है। उसमें एक विभाग आता है मेधा का। तो मेमोरी अलग है, बुद्धि अलग है, मेधा बिल्कुल अलग है। तो बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, वो सभी के ऊपर मनुष्य के जीवन की सफलता का या निष्फलता का आधार होता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसका आचरण भी शुद्ध होता है, और जिसकी बुद्धि कलुषित होती है उसका आचरण भी कलुषित होने लगता है, क्योंकि बुद्धि ही कंट्रोल करती है मन को, मन इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को। पूरी चेन है ऐसी। तो अभी जो दवाइयां है वो शरीर को तो प्रभावित करती है, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को भी प्रभावित करती है। कोई कोई रोग होते हैं जो इंद्रियों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे अभी कोरोना आया तो बहुत लोगों की सेंस चली गई। हम देखते हैं ना कि सूंघने की शक्ति, स्मेल चली गई, या टेस्ट करने की जो शक्ति है टेस्ट, वो चली गई। तो कुछ सेंस में कोई तकलीफ हुई, आयुर्वेद में इसका कारण बताया है, ऐसा क्यों होता है। तो वो जो स्मेल का या इसका टेस्ट की जो क्षमता थी वो चली गई, बहुत लोगों को सुनने की क्षमता भी चली गई। तो ये एक ज्ञानेंद्रिय की शक्ति का हमने परिचय देखा था पहले आयुर्वेद के विषय पर भी। उसके ऊपर भी एक मन है, जो हम भयभीत हो जाते हैं तो हमको पता है अटैक आ जाता है। कोरोना भी हो गया बहुत भय के कारण, भय का माहौल बन गया तो कोई भी रोग ज्यादा प्रसारित हो गया। तो मन के लिए भी आयुर्वेद में बताया है स्वस्थ रखने के लिए, और एक उससे भी ऊपर है जो सर्जन करती है बुद्धि, जो विचार करती है, जो कल्पना करती है। तो उसके लिए आयुर्वेद में ये बुद्धि का संरक्षण करने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, या बुद्धि के भी जो आहार है वो विशिष्ट औषधियों का एक योग बताया है, जो ऋषि मुनि इन्हें स्मृति शक्ति को अखंडित रखा, और जीवन के अंत में भी वो बहुत सारे ग्रंथों का सर्जन कर सके और सात्विक जीवन के अंत तक रह सके। नहीं तो बहुत कम संभावना होती है कि बड़ी उम्र में लोग क्रोध से मुक्त रहे, बड़ी उम्र में लोग चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहे, बड़ी उम्र में लोग चंचलता से मुक्त रहे, बड़ी उम्र में लोग अधिक बोलने से मुक्त रहे। ये बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूरॉन्स है वो घिसते जाते हैं,
और वो वापस नहीं बनते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स है उसी का जो कार्य क्षेत्र अलग अलग आयुर्वेद ने बताया है वो अतिशय सूक्ष्म है। मॉडर्न साइंस यहाँ तक पहुंचा नहीं है, लेकिन न्यूरॉन्स तक पहुंच गया है। तो गर्भावस्था में भी प्रतिक्षण न्यूरॉन्स बनते हैं, और एक बार बने वो वापिस फिर लाइफ टाइम के लिए ही वो बनते हैं, फिर वो नाश होते हैं तो फिर वापस नहीं बनते हैं। ऐसा मॉडर्न साइंस भी स्वीकार कर रहा है। विदेशों में इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी छपी है। तो गर्भ संस्कार का भी महत्व हम उससे समझ सकते हैं कि वो न्यूरॉन्स बनने की जो प्रोसेस है, वो गर्भावस्था में विशिष्ट औषधियां दी जाए तो न्यूरॉन्स बनने की क्रिया में एक स्वस्थता आती है, रिदम आती है। तो बुद्धि का हमको देखते हैं कि व्यक्ति की पहचान ही बुद्धि है, और ये बादाम से बढ़ने वाली तो नहीं, निश्चित ही बादाम उसमें स्मृति में थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकती है, लेकिन बुद्धि की स्तर पर की जो बात है वो अलग बिल्कुल है। तो उसके लिए आयुर्वेद ने विशिष्ट औषधियों का एक मेलन दिया है। चरक संहिता में इसको मेध्य रसायन, ब्राह्म रसायन के नाम से जाना जाता है। तो बौद्धिक वर्ग है उसको खास करके जो बुद्धि से काम करते हैं, जो मन से काम करते हैं, उसको थकान ज्यादा लगती है। लोग सोचते हैं ऑफिस में बैठे बैठे थकान कैसे लगती है, कंप्यूटर पे काम करके करते थकान कैसे लगती है, अकाउंटिंग का काम करते करते थकान कैसे लगती है। मजदूर सोचता होगा कि ये तो बैठा रहता है पूरा दिन और मैं मजदूरी करता हूं तो मैं, लेकिन एक श्रम मन का भी होता है। शरीर जैसे दौड़कर थक जाता है, शरीर जैसे काम करके थक जाता है, ऐसे मन भी थक जाता है, और मन की थकान को मिटाना भी जरूरी होता है, नहीं तो उसका सीधा असर हमारे स्वभाव पर होता है, हमारे व्यवहार पर होता है। स्ट्रेसफुल व्यक्ति डिसीजन सही नहीं ले सकता है। स्ट्रेसफुल व्यक्ति कोई भी काम उत्तम रीति से नहीं कर सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में बौद्धिक लोगों के लिए आयुर्वेद में एक व्यवसायत्मकता भी है कि आप किस प्रकार की जीवन शैली जीते हो, उस तरह से भी औषध निश्चित होता है आपका। मजदूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं, बौद्धिक काम करते हैं, वैद्य है, पूजा पाठ का काम करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, ज्यादा देर बैठते हैं, दुकान है, क्या है, किस तरह का कार्य है। तो इस तरह का एक बौद्धिक लोगों के लिए एक रसायन बताया गया है जिसका नाम है मेध्य रसायनम। दो प्रकार के उसमें बताए हैं, एक अथर्ववेद के मंत्रों से सिद्ध करके बनाया जाता है और एक बिना मंत्रों के बनाया जाता है। दूसरा पाठ भी मंत्रों के साथ है। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां मंत्रों से बनाने का विधान है। बहुत कम लोग बनाते हैं मंत्रों से। हम उसको प्रयत्न करते हैं कि दूसरी विधि के अनुसार उसको व्यवस्थित रूप से बनाते हैं, और इसका परिणाम भी सामने आता है। मेध्य रसायनम जिसका नाम है, बौद्धिक वर्गों को खास ये उपयोगी होता है। जो न्यूरॉन्स बनने की प्रोसेस है वो रिदम से चलती है। तो क्या होता है कि बुद्धि, स्मृति, वाचा, उसको पोषण मिलता रहता है। ऐसी विभिन्न औषधियों में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, वचा, आंवला, गोघृत, ये सारी औषधियों का मिश्रण करके चरक में जो बताया है वो मेध्य रसायनम है। वो मेध्य रसायनम को इस तरह से बनाया जाता है। कौन कौन इसका विशेष सेवन कर सकते हैं, खास करके जो मानसिक रूप से कार्य करते हैं जो, वो लोग इसका सेवन करें तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। मानसिक रूप से जो लोग ज्यादा परिश्रम करते हैं, ज्यादा थकान अनुभव करते हैं, ज्यादा लिखा लेखन करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा प्रवचन देते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे जो लोग बौद्धिक बुद्धि का उपयोग करते हैं और बौद्धिक स्तर पर का कोई कार्य करते हैं या मानसिक स्तर का कोई कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर है, वकील है, डॉक्टर है, तो ऐसे आईटी में है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन आज मन और बुद्धि के इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कारण जो क्षति होती है और उसी के कारण हम उसको रसायन के कोई प्रयोग नहीं करते हैं आजकल, और इसके कारण हम देखते हैं कि करीब करीब 40-50 साल की उम्र आते आते मन थक जाता है
और इसका प्रभाव सीधा हमारे स्वभाव पर पड़ता है, हमारे निजी जीवन पर पड़ता है। हमारे टसल होती है, हमारा एक गुस्सा होता है, या हम स्ट्रेस अनुभव करते हैं, या हम चिंता में चिंताग्रस्त हो जाते हैं, व्यग्र रहते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां बताई है। उसके लिए एक मेध्य रसायनम ये श्रेष्ठ औषधि है। सेवन करने का काल सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच। जिसको नींद ना आती हो खास करके, वो शाम को 1 चम्मच इसका सेवन कर सकते हैं, तो उसको अच्छी नींद आने लगती है। नींद को गहरी करने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। जिसको ज्यादा स्वप्न आते हो वो भी इसका उपयोग कर सकता है। तो स्वप्न क्यों आते हैं? जब नींद हमारी प्रॉपर नहीं होती है तो स्वप्न आते हैं। सुषुप्ति नहीं होती है तो स्वप्न चलते रहते हैं। तो जिसको ज्यादा स्वप्न आते हो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं रात को सोते वक्त। बौद्धिक वर्ग भी इसका उपयोग कर सकता है सुबह और शाम को। तो ये मेध्य रसायनम है, एक उत्तम प्रकार का रसायनम है, और ये शरीर से ज्यादा मन को और बुद्धि को प्रभावित करता है। इसके लिए जो मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं लोग, बुद्धि से कार्य करते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में एक उत्तम रसायन बताया गया है। क्या रसायन का अर्थ है? रसायन का अर्थ ये है कि यद जरा नाशनम, रोग नाशनम, व्याधि नाशनम, जो जरा को, व्याधि को, भय को, रोग को दूर करता है उसको रसायन कहते हैं। तो रसायन चिकित्सा आयुर्वेद की एक चिकित्सा है कि हर एक ऋतु में हम एक पोषण देते हैं। जैसे कुदरत पूरे वृक्षों को पोषण देती है वसंत में, उसी तरह से मनुष्य के शरीर को भी एक पोषण चाहिए, बुद्धि को, मन को एक पोषण चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो रोज का आहार है वो पर्याप्त नहीं होता है। तो इसके लिए उसकी पूर्ति करने के लिए आयुर्वेद में ये रसायन प्रयोग बताए गए। तो वो सभी जो तत्व हमारे कम होते हैं उसकी पूर्ति रसायन से हो जाती है। इसके लिए हर एक लोगों को कम से कम ठंड की ऋतु आए, अनुकूल ऋतु आए ऐसी, तो कोई ना कोई रसायन प्रयोग अवश्य करने चाहिए। वो यदि कहीं जाकर न कर सके तो अपने घर पर कर सकते हैं। अपने घर पर उसको करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। यदि उसके ऊपर उपेक्षा करता है कोई, तो शरीर और आयुष्य की हानि होती है, और आयुष्य दिन प्रतिदिन घटता जाता है। तो इसके लिए रसायन प्रयोग के लिए आज मैंने ब्राह्म रसायन के, मेध्य रसायन के बारे में बताया। तो ये मेध्य रसायन एक बहुत ही उत्तम प्रकार का रसायन है। दूसरा जो उसी के रिलेटेड है ये बता देता हूँ। दूसरा है वो है मालकांगनी, यानी ज्योतिषमती करके एक औषधि आती है। पहले के समय पे गुरुकुल पे जब बच्चे पढ़ते थे तो उसको ज्योतिषमती का तेल ब्राह्मी शंख पुष्पी की भावना देकर उसके बीजों से निकाला जाता था और उसको पिलाया जाता था। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, प्रतिदिन इसका सेवन करते थे। तो सर्दी, खांसी, कफ वगैरह है इसमें बहुत ही लाभदायक होता है। और खास करके वो कफ, मस्तिष्क में जो अंदर रहने वाला तर्पक कफ है, उसकी विकृति को दूर करने के लिए ये तैलम, स्मृति वर्धक तैलम यानी मेमोरी ऑयल, बहुत उपयोगी होता है। तो उसको गाय के दूध में 2-3 बूंद या बतासे यानी शुगर केन डी के साथ उसको ले सकते हैं, जिसको हम बतासा कहते हैं छोटा छोटा, या मिश्री के साथ, या अपना खांडसरी के साथ, किसी के चूर्ण के साथ उसको ले सकते हैं। विद्यार्थी इसका खास सेवन करे। जो कोई पढ़ रहा है वो खास सेवन करे। 2-3 बूंद केवल लेनी होती है गाय के दूध के साथ, और बहुत ही अच्छा परिणाम उसका मिलता है स्मृति में। तो एक मेध्य रसायनम भी कर सकते हैं और ये भी ले सकते हैं स्मृति वर्धक तैलम। विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रयोग थे वो मेध्य रसायनम और स्मृति वर्धक तैलम से किए जाते थे प्राचीन गुरुकुलों में। इसके लिए विद्यार्थी स्मृतिवान, मेधावान और बुद्धिमान बन के अनेक शास्त्रों के रहस्यों को जानने वाला बनता था। उसका कारण था कि ऐसा रसायन प्रयोग हर एक गुरुकुल में कराए जाते थे। तो ये रसायन प्रयोग भी लोग करें, और कुछ आहार विहार में भी ध्यान रखे। अभी ठंड की ऋतु में तो अवश्य ही उसके रसायन प्रयोग बहुत ही सफल हो पाएंगे, और खास करके मस्तिष्क की सात्विकता,
को बढ़ा पाएंगे, मस्तिष्क को स्वस्थ रख पाएंगे, और इसके कारण हम अनेक रोगों से बच पाएंगे। तो ये दो की बात हमको करनी थी। आगे और भी विषयों की बात हम करते जाएंगे, एक 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 एक, एक के औषधियों के बारे में। आज हमने देखा वो मेध्य रसायनम और स्मृतिवर्धक तैलम के बारे में देखा। आगे और ऐसे ही देखते जाएंगे, ऐसे ही क्या कौन सी वस्तुएं हम रोज बरोज के जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जी, प्रश्न बहुत सारे लोगों के हैं, तो प्रश्न अभी पूछ सकते हैं जी। ऐसा आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो अभी जो नेक्स्ट वेव आने वाली है, तो कल हम्म, भी यही सेशन है, तो हम्म, महासुदर्शन गणवटी और गिलोय गणवटी का थोड़ा आप बोलने से हम्म। उसका जो है इनको आज इस बोलूं या टाइम में कल? कल बोलिए आचार्य जी, कल ठीक है, तो उसको ले कल लीजिए। केवल इतना ही नहीं, मैं कुछ आहार विहार, कुछ औषध, घर पे क्या औषध ले सकते हैं, बुखार आए तो उसके प्रारंभिक रूप में कुछ गलतियां हो जाती है, इसके लिए बुखार बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक अवस्था में कौन सी गलती न करे, कौन सा आहार न ले, तो वो अवश्य ही कल ज्वाइन करे। तो उसके लिए हम जो नया वेब आ रहा है, तो उसके लिए हम पूरी की पूरी संरक्षणात्मक का आयुर्वेद की तैयारी करें, तो हम अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर अवश्य ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी। ऐसा आचार्य जी, लिपोमा बोलते हैं ना, लिपोमा या लाइपोमा, वो जी। शरीर के ऊपर ये आता है, जी। तो उसका हम्म, क्या सोल्यूशन है आचार्य जी? आयुर्वेद में उसके लिए विशेषता से तो पंचकर्म बताया है। तो कोई कोई रोगों को ऐसा हम समझ सकते हैं कि मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में इसके ऊपर बात की है कि विशेष रूप से शरीर का शुद्धिकरण बहुत महत्व का होता है। शरीर में जो टॉक्सिन्स रह जाते हैं, वो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो अनेक मार्ग से निकलते हैं, उसको विमार्ग कहते हैं, विमार्ग। जब कोई वस्तु एक रास्ते से निकलता है तो समझा जा सकता है, लेकिन रास्ते से नहीं निकाल कर कोई और जगह से निकलता है तो क्या होता है, हानि होती है। जैसे कोई एक गाड़ी निकली, तो गाड़ी दरवाजे से निकली तो ठीक है, लेकिन दीवार से निकली तो क्या होगी, दीवार टूटेगी। तो केवल दीवार नहीं टूटेगी, आसपास की भी उसमें प्रभावित होगा एरिया, और ये ऐसा होता है ना, उसको नुकसान होता है। उसी तरह से शरीर के दोषों के निकालने के लिए अनेक मार्ग बताए हैं, ओ मार्ग से ओ दोषों को निकालना। अब ओ दोष ओ मार्ग से यदि नहीं निकलते तो क्या होगा, वो विमार्ग से निकलते हैं। जैसे वायु शरीर में बढ़ जाता है, एक उदाहरण के स्तर पर बता रहा हूं, तो अति वायु बढ़ गया तो उसके निकालने का स्थान तो गुदा है, तो रोज हम उससे हरड़ जैसी चीजें लेंगे, कोई औषधियों का सेवन करेंगे, पाचक औषधियों का सेवन करेंगे, तो क्या होगा, जो वायु अपान है वो इसी गति से निकल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वही वायु जब हम एक स्थान पर बैठे रहेंगे, हमारा शरीर में मतलब मध्य प्रदेश बढ़ जाएगा, मतलब शरीर पेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा वायु बढ़ेगा, निकल नहीं पाएगा वायु, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, या कोई और मतलब पचन नहीं होगा, ऐसा कोई भी अभी की। तो क्या होगा कि एक स्तर आते 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 वो वायु इस तरफ से निकलेगा, इससे निकलेगा, तो क्या होगा, पैरालिसिस होगा। वो क्या है, वायु विकृत होकर उसको इतने प्रेशर से निकलता है कि जो वो अंग आता है उससे वो उसको अफेक्टेड, उसको प्रभावित कर देता है, वो हम जानते हैं। तो इसी तरह से उसका सॉल्यूशन तो खास करके एक पंचकर्म में है, पंचकर्म कराए, या फिर कोष्ठ को किसी की रूप में शुद्ध करे, कोष्ठ शुद्धि चूर्ण है, हरड़ का चूर्ण है, उसको लेना आरंभ करे। दूसरी बात, अच्छे तेल की मालिश करे चमड़ी। तो कोई कोई जो होता है ना, हमारे टॉक्सिन्स वो पसीने से निकलते हैं, और इसके लिए शरीर के छिद्रों को खुला होना जरूरी होता है। वो खुला कैसे रहेगा, हम जब अभ्यंग करेंगे रोज और सूर्य स्नान करेंगे तो वो छिद्र खुलेंगे, और एसी में जब हम रहते हैं
तो पसीना निकलना बंद हो जाता है। पसीना निकलना बंद हो गया कि छिद्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि वही खुला रहता है। आपने देखा है कभी नली में बहुत दिनों तक पानी नहीं गया यदि, तो वो नली धूली से भर जाती है। बहुत दिनों तक आपने किसी भी वस्तु का यूज नहीं किया तो धीरे 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 जमने लगती है। उसी तरह से यदि पसीना हमारे शरीर से निकला नहीं तो छिद्र होते हैं वो धीरे 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 बंद हो जाते हैं। तो वो उसके कारण भी एक बुखार आता है, उसकी बात करेंगे। उसको मंथक नाम का ज्वर कहते हैं। पसीना न निकलने से भी बुखार आता है, उससे भी बहुत रोग होते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से एक कोष्ठ शुद्धि करानी चाहिए और एक पंचकर्म कराना चाहिए जी। और कोई आगे दवा बहुत आचार्य लोगों जी? ने और कोई दवाई के दवा लिए आचार्य जी? दो तीन दवाई में सजेस्ट करता हूँ। एक तो हरिद्रा खंड है। हरिद्रा खंड बहुत ही अच्छी औषधि है ऐसे सारे रोगों की। जो आप आंख बंद करके स्किन डिसीज में, ऐसे कैंसर तक के डिसीज में, मस्तिष्क के रोगों में, एंटीबैक्टीरियल जिसमें प्रॉपर्टीज चाहिए या तो कोई इन्फेक्शन से रोग हुआ है उसके, वो सभी रोगों में एक हरिद्रा खंड करके एक औषधि है, वो बहुत ही अच्छी है। हरिद्रा खंड उसमें उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी खास औषधि जो हम बार बार उसको बताते हैं ये औषधि के बारे में, वो है आम्ल की रसायन। आम्ल की रसायनम भी ऐसी औषधि है जो ऐसे सारे रोगों में कार्य करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो आम्ल की रसायनम भी एक हरिद्रा खंड है, आम्ल की रसायनम है। ये दो का संयोग से अवश्य ही लाभ मिलेगा। बहुत लोगों ने पूछा है सारस्वतारिष्ट के बारे में बताइए। तो सारस्वतारिष्ट का भी बहुत ही महत्व है। आसवरिष्ठ का पाठ आएंगे तो मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि वो संधान कल्पना है आयुर्वेद की आसवरिष्ठ कल्पना। तो उसको मैं कभी लूंगा उसका, क्योंकि उसका बहुत मुझे बताना पड़ेगा सारस्वत चूर्ण के बारे में और सारस्वतारिष्ट के बारे में, दोनों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तो वो थोड़ा समय लेंगे। तो अभी के विषय पर आगे बढ़ते हैं, तो और किसी के प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी। गुरु जी, मेरे दो सवाल है। एक तो जो कांकरेज गाय का घी है और गीर गाय का घी है, तो उन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा? और एक दूसरा सवाल ये है कि जिनको आंवले की एलर्जी हो तो वो लोग क्या च्यवनप्राश और ब्रह्म रसायन ये सब ले सकते हैं? देखिए दो तीन बातें समझ ले। एक तो कांकरेज गाय का घी और गीर गाय का घी का, हर एक गाय के घी के गुण अलग अलग रहेंगे। तो आपको गाय का घी किस पर्पस के लिए यूज करना है, उसके लिए वो घी की प्रॉपर्टीज को देखकर उसका उपयोग करना होता है। दूसरा ये भी होता है कि आप किस प्रदेश में रहते हैं, किस ऋतु में यूज करना है और किस हेतु से यूज करना है। केवल इतना नहीं है कि ये गाय का घी तो बढ़िया है और वो गाय का घी तो इतना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अपनी अपनी एक एक, जैसे किसी को लड़ाई लड़नी है या किसी को शौर्य के कुछ कर रहा है, मिलिट्री में जाना है या ऐसा कुछ भी काम है, तो उसके लिए कांकरेज गाय का घी बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? कांकरेज गाय लड़ायक है, तो उससे वो शौर्य वगैरह आएगा। वो किसी को साधना करनी, शांत बैठना है, जब जाप करने हैं, गिर गाय का घी अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके गुण ऐसे है, वो शांत। मैंने पहले उदाहरण में बताया था 100 गिर गाय है उसमें शायद एक कोई गुस्से वाली होगी और 100 कांकरेज गाय में शायद एक कोई शांत होगी। दोनों की प्रकृति में फर्क है और दोनों का कैसे ये हुआ है उसका भी मैंने कारण बताया है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक कारण है, उसका स्वभाव कैसे ऐसा हो गया है। तो वैसे ही अनेक प्रदेशों की गाय के गुण, दूध के गुण, घी के गुण अलग अलग होंगे। आपको किस पर्पस से उसको लेना है। प्राणमयी कोश का यदि विकास नहीं है, कांकरेज गाय का घी लीजिए। अन्नमयी कोश का विकास इतना नहीं है, गिर गाय का घी लीजिए। प्राण शक्ति, साहस, उत्साह ये बढ़ाने के लिए कांकरेज गाय का घी होता है अच्छा। तो ऐसे अनेक, ऐसे तो आपने दो पूछा, लेकिन ऐसे ही अनेक पशुओं में देख सकते हैं। बकरी का घी है, भेड़ का घी है, ऊंट का घी है, हथिनी का घी है। आयुर्वेद में सारे घी का, सारे दूध का, दही का, मूत्र का उपयोग बताया है। तो ये तो एक हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? ये आंवले की किसी को जिनको एलर्जी आंवले है, की एलर्जी। हाँ ये समझ गया मैं। ऐसे कम लोग मिलते हैं, बहुत कम है।
तो भी वो च्यवनप्राश लेंगे तो आंवले का जो खट्टापन है उसको निकालने के लिए आयुर्वेद में अनेक कल्पना दी गई है। उसमें आंवले को पकाकर प्रक्षेप्त द्रव्य को डालना, घी के साथ भूनना, ऐसी अनेक प्रक्रियाओं से जब आंवला पास होता है तो आंवले की एलर्जी भी हो तो भी वो व्यक्ति को च्यवनप्राश के तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी नमस्ते आचार्य जी। जी। हाँ, जो मेद्य रसायन आप बोल रहे थे वो किस आयु तक लेना चाहिए, या 30 साल के आयु के बाद भी उसका कुछ शरीर पे प्रभाव पड़ता है क्या? और एक सवाल था, हमारे घर में गर्भवती है, तो आप ही के यहाँ से मैंने सभी औषधियां मंगवाई है पहले महीने से, स्वर्ण प्राशन, गर्भपोषक सिरप, वो मेद्य रसायन, गर्भपोषक सिरप, प्राशन, लेकिन वो सभी अभी तो 8 महीने हो गए, तो 9वें महीने और कौन सी औषधियां लेनी है क्या, जो प्रसव अच्छा हो सके या नॉर्मल हो सके, इस बारे में पूछना था। दो बातें समझ ले। मेद्य रसायनम तो सभी उम्र वाले ले सकते हैं, बड़ी उम्र वालों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है, खास करके 25-30 साल से ऊपर के लोगों को। बालकों को भी सेवन करा सकते हैं, 5 साल के ऊपर के बालकों को खास करके, लेकिन जरूरी तब होता है जब 15 साल के ऊपर होता है व्यक्ति, विज्ञानमय कोश का विकास आरंभ होता है, तब बुद्धि, प्रतिभा, मेधा वगैरह का संचार होता है, तब इसकी खास आवश्यकता होती है। और दूसरा 40 साल के बाद तो ये अनिवार्य है, क्योंकि उस समय भी बहुत आवश्यकता रहती है। न्यूरॉन्स हमारे जो घिसते जाते हैं, ज्ञान तंतु वीक होते जाते हैं, तो उसको सक्षम करने के लिए भी मेद्य रसायन उपयोगी होता है। तो किसी भी उम्र में इसको ले सकते हैं। एक बात, एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा जो आपने पूछा कि गर्भवती महिलाओं के लिए खास करके 9 महीने की जो दवाई, कुछ योग गुरुजी ने बताए हैं अनेक संशोधन करके, उसमें 9वां महीना बहुत महत्व का होता है। तो एक गर्भावस्था की किट जो लोग उपयोग करते हो करे, 9वें महीने में ये करे कि आप वायु का अनुलोमन करें, क्योंकि वायु का अनुलोमन से जैसे हमारा यूरिन पास होता है, मल पास होता है, प्रसूति भी अपान की प्रवृत्ति से ही होती है। तो जितना अपान वायु स्वस्थ रहेगा, एक रिदम से रहेगा, उतनी प्रसूति आराम से होगी। क्या करे उसके लिए? तो सारी दवाई तो लेते हैं उल्टे। दूसरा एक महत्व की बात है, वो है एरंड तेल, कैस्टर। तो 9वां महीने की 10-15 दिन चले जाए, उसके बाद रोज 1 चम्मच एरंड का तेल पीने का शुरू कराए गर्भवती महिला। किसमें पी सकते हैं? दूध के साथ पी सकते हैं, गर्म पानी के साथ पी सकते हैं, टेस्ट चाहे तो, मतलब चाय यदि पीते हैं तो चाय के साथ पी सकते हैं, यदि पीते हैं तो, नहीं पीते हैं तो दूध के साथ पी सकते हैं। उसमें भी न जमे तो एक कैप्सूल खाली लेकर, वो कैप्सूल में एरंड तेल को डालकर कैप्सूल को पैक करके उसको निगल सकते हैं, तो कैस्टर ऑयल चला जाएगा। तो कैस्टर ऑयल से क्या होगा? अपान की प्रवृत्ति होगी और उसको प्रसूति बहुत ही आसान होगी। तो ये एक बहुत ही उत्तम उपाय है। दूसरा एक चूर्ण आता है जो 9 महीने के बाद में लिया जाता है, उसका नाम है सुख प्रसव कर चूर्ण। तो सुख प्रसव कर चूर्ण, लेकिन वो 9 महीने होने के बाद दिया जाता है। तो वो कोई कंपनी बना नहीं रही है, हम यहाँ पर उसका थोड़ा प्रयोग किया है तो बना रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो एक खास याद रखना है, सुख प्रसव कर चूर्ण 9 महीने पूरे होने के बाद ही देना है। जी प्रणाम आचार्य जी, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक पहला ये कि स्मृति वर्धक तेल का नस्य लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये कि मेद्य रसायन लेने में क्या, खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए। कोई भी आयुर्वेद का रसायन प्रयोग जब आप करते हो तो सभी रसायन प्रयोगों के कुछ कॉमन नियम लग जाते हैं आपको, क्योंकि तो ही वो रसायन की इफेक्ट आती है। दुख की बात ये है कि आज महंगी से महंगी दवाई जो आती है कंपनियों की, उसमें भी कोई हमको ये नहीं बताता है समाज को कि ये रसायन प्रयोग तब उपयोगी है और तब असरकारक होता है जब इसकी परहेज हो।
तो आज कोई भी व्यक्ति वसंत मालती लाता है कोई कंपनी की और खाने लगता है मन पड़े, और कैसे भी जीता है। ऐसे ही कोई बड़ी से बड़ी वो मकर ध्वज वाली और वो सभी सुवर्ण की अभी एडवर्टाइज आएगी सभी टेलीविजन पर, पेपर्स में, कि अभी वो खाओ, वो औषधियों खाओ, लेकिन उसके लिए कोई परहज है, वो नहीं लिखा होता है पेपर में कि अच्छा ये परहज भी होती है। तो कोई भी रसायन प्रयोग करे, आपने अच्छा बताया, क्योंकि ये सबके लिए उपयोगी है। तो खास एक ध्यान रखे, धूप में घूमना बंद कर दे, धूप में न घूमे। कोई भी रसायन प्रयोग चलता हो तब तक आप धूप में न जाए, धूप में घूमे नहीं। दूसरा, अति बोले नहीं। हमको बोलना है, बातें करनी है, अतिशय न बोले क्योंकि वायु बढ़ेगा। तो अतिशय बोले नहीं, शांत रहे, और शांत रहेंगे उतनी शरीर की क्रियाओं को आराम मिलेगा। आराम मिलेगा तो जो न्यूरॉन्स घिसते हैं जाते हैं, जो उसको ठीक करने के लिए औषधि वहां पहुंचेगी, तो उसको काम देना पड़ेगा, उसको लिए शरीर को आराम देना पड़ेगा। अतिशय श्रम न करें, हेवी जो होता है ना बहुत एक्सरसाइज या ऐसा कुछ, वो न करे। क्रोध न करे, खास करके हमारी जीवन शैली का एक भाग बन गया है क्रोध भी। तो क्रोध करना पड़े, कम, बहुत कम करे, लेकिन क्रोधमय वातावरण में न है। खास करके प्रार्थना, ध्यान, साधना ये सब करे जब रसायन प्रयोग हो रहा हो, क्योंकि मन जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही रसायन प्रयोग हमको इफेक्ट करेगा। रोज सात्विक भोजन का सेवन करे, तामस भोजन को छोड़ दे, गरिष्ठ भोजन को छोड़ दे, बासी भोजन को छोड़ दे, सुबह का दोपहर, दोपहर का शाम को ऐसा भोजन न करे, ताजा भोजन करे। तो ये कॉमन नियम रसायन प्रयोगों के लिए जो बताया है, वही ये मेद्य रसायन के लिए भी लागू होता है, मेद्य रसायन के लिए भी यही। जी, आगे दूसरा प्रश्न। आचार्य जी, स्मृति वर्धक तेल का नस्य लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए? स्मृति वर्धक नस्य थोड़ा स्ट्रोंग होता है, इसके लिए स्मृति वर्धक तैलम का नस्य बहुत कफ है तो उसका एक बूंद केवल लेना चाहिए, लेकिन ऐसे उसका नहीं लेना चाहिए। उसके स्थान पर पंचगव्य नस्य, कफ की बीमारियां है तो, वात की बीमारियां है तो, और पित्त की बीमारियां है तो पंचगव्य नस्य नहीं डालना चाहिए। आंखें लाल रहती हो, मस्तिष्क गर्म रहता हो, कोई भी प्रकार की आपको गर्मी हो, तो खास, अच्छा, नाक में से खून निकलता हो, ऐसी अवस्था में पंचगव्य का नस्य नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में यष्टि मधु नस्य करना चाहिए। तो ये खास याद रखें आप कि उष्ण प्रकृति वाली जितनी भी औषधियां है वो शीत के रोगों में, कफ के रोगों में या वात के रोगों में सेवन करें, पित्त के रोगों में शीत औषधियां सेवन करें। तो इसके लिए आपके लिए या सबके लिए उत्तम ये रहेगा कि नस्य के लिए इसका उपयोग न करें। जी, आगे। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जैसे आपसे ये सब सुनते हैं तो हम चाहते हैं कि इसको अपने ऊपर या अपने परिवारजनों के लिए उपयोग करें या रोगियों के लिए, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे कि ये हमारे लिए सही रहेगा? जैसे अभी आपने मान लीजिए बताया, वैद्य रसायन बताया, या आपने आप मतलब बहुत अच्छा सा कुछ घरेलू उपाय बताते हैं, तो वो हम अपने शरीर की परिस्थिति से या कोई ऐसा टेस्ट, आयुर्वेद में भी कुछ हम टेस्ट कर सकते हैं कि इस समय हमें कैल्शियम की कमी है या हमारा कफ या वात ज्यादा है, मतलब किस तरह से हम आसानी से छोटी छोटी चीजों से समझ के, या हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा तो नर्व वाली दे दें। देखिए, आयुर्वेद एक पूर्ण विज्ञान है और इसको हरेक अंग पर, हरेक पल पर अप्लाई किया जा सकता है। ये थ्योरी नहीं है केवल कि भाई चलो ये बाहर की ऊपर की बातें हैं कि मरने के बाद क्या होगा और क्या, ऐसी कल्पना ये नहीं है। तो वो एक पूर्ण विज्ञान है। आज भी वो साबित होता है। आंवले में जो प्रॉपर्टीज उस समय लिखी है आज भी वही मिलती है, अरड़ में जो लिखी वही मिलती है। तो हमको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुए
हमको कोई तत्वों की कमी है तो उसका जो लक्षण लिखा है आयुर्वेद में, जो शरीर पर महसूस होता है, तो वो हर एक को होता है। अच्छा, अब हमको पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि हमने शरीर के अवलोकन को, उसके ऑब्जर्वेशन को, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन को छोड़ दिया है। तो वो हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं। हमको बहुत सारी बातें हमारे शरीर की पता नहीं होती है, तो इसके लिए निरीक्षण नहीं होता है, तो हमको ये पता नहीं होता है कि किस तत्व की कमी लगती है। नहीं तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में। कोई भी तत्व की कमी हो, कोई रोग आया हो, कोई रोग आने वाला हो, वहां तक शरीर, जैसे बुखार आने वाला हो, आया हो तब नहीं, हमको तो आया हो 5-6 दिन चला गया, हो गया, उसके बाद पता चलता है टेस्ट करके, अच्छा तो बुखार है ये। तो जबकि आयुर्वेद में तो बताया कि बुखार आने से पहले हमको पता चल जाएगा कि पैर टूटने लगेंगे और थोड़ा हमारा शरीर भारी हो जाएगा, थकान महसूस होगी, कहीं अच्छा नहीं लगेगा, कंटाला आने लगेगा, तो बुखार आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं। पैरासीटामोल खा लिया तो हमारे लक्षण गायब हो गए, जो खबर देता था कि रोग आने, वो गायब। वो जो टेम्परेचर बाहर निकलना था, क्योंकि वो खबर देता कि एक रोग है अंदर, तो वो निकाल दिया। तो हमको लगा कि हम स्वस्थ हो गए, क्योंकि लक्षण कोई भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अंदर रोग रहा। रोग को दूर नहीं करती है दवाई। जो तात्कालिक हम दवाई लेते हैं वो रोग को दूर नहीं करती है, वो रोग के जो लक्षण होते हैं उसको दूर करती है, वो सिम्टम्स को दूर करती है, रोग को दूर नहीं करती। अब समझ गए ना? जैसे कोई आग लगी तो सायरन बजा, बराबर, कि टू 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 टू, तो हमने कहा कि ये सायरन को ही साला फोड़ देते हैं, ये बार बार बताता है कि आग लगी। तो वो फोड़ने से आग नहीं बुझ जाएगी ना, वो तो हमने उसका इंडिकेटर को फोड़ दिया। तो अब हमको पता नहीं चलेगा कि आग लगी है, अब वो पूरा जला देगी तब हमको पता चलेगी अच्छा आग है, क्योंकि वो इंडिकेटर था, वो एक ज्ञात कराता था कि ये है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में कोई भी प्रकार का रोग आने वाला हो, रोग मिट रहा हो, तो शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं। कैल्शियम की कमी में भी होते हैं, आयरन की कमी में भी होते हैं, खून की कमी में भी होते हैं, हड्डियों की कमजोरी में भी होते हैं, स्नायु की दुर्बलता में भी होते हैं। सभी प्रकार की दुर्बलताओं में या कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी में ये लक्षण शरीर के अंदर प्रकट होते हैं। अब इसके लिए हम ये सिखाना चाहते हैं कि आयुर्वेद का अध्ययन इसलिए करना है। राजेश्वर जी ने पहले ही बताया ना कि केवल 2-5 दवाइयों के लिए अध्ययन नहीं करना है, वो तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। और गुरुकुल भी ये काम नहीं करता है कि 4-5 दवाइयों का केवल बेचने का काम है और इसके लिए बस ये केवल यूनिट है प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है। वो दूसरी कंपनियां है, ये एक संस्कृति से जोड़ने का अविरत कार्य है और ये बहुत महत्व है। ये बाई प्रोडक्ट है, वो तो अभी है, कल नहीं भी हो सकती है। तो ये बहुत महत्व का है कि लोगों को ये आयुर्वेद का नॉलेज मिले, तो वो खुद अपने शरीर को पहचान सके कि हाँ मेरे शरीर में क्या तकलीफ है, वायु बढ़ा है, कफ बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, तो मैं कौन सा आहार विहार करूं। क्योंकि औषध हम बता पाएंगे, रोज जो आहार करना है तो रोज आप किसको पूछने जाएंगे। और कोई आहार तो हमको भी पता नहीं होगा। आप साउथ में रहते होंगे, आप कहीं केरला में होंगे, आप कोई कलकत्ता में होंगे, तो सबका आहार का लिस्ट हमारे पास थोड़ा होगा कि वहां क्या लेना चाहिए, वहां क्या, वो तो आपको ही नॉलेज रखना पड़ेगा। तो इसके लिए घर वालों को और लोगों को आयुर्वेद के वर्ग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो, प्रोग्राम में भी आयुर्वेद हो, इस तरह के प्रोग्राम हो। हमारे जो हम पढ़ते हैं उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद का लिटरेचर पढ़े, तो उस तरह से आप अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाइए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने आप कि भाई किस तरह से शरीर के अंदर के लक्षण हमारे परिवर्तित होते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। आजकल साइनस की बीमारी यूजुअली जो लोग मेट्रोज में रहते हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा होने लगी है, और ये जो दिसंबर का महीना है या नवंबर का महीना है दिवाली के बाद, इस टाइम ये साइनस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो इसके लिए कुछ ऐसी औषधि का उपयोग करना है या हमें क्या करना है जिससे ये हम इसे दूर कर सके? साइनस की बीमारी अभी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि कफ का काल आया, ठंड बढ़ेगी, वातावरण में शैत्यता रहेगी और बहुत ही ठंड होने के कारण मस्तिष्क में रहने वाला तर्पक कफ बढ़ेगा। तर्पक कफ बढ़ने से शरीर जकड़न, मंदता आएगी, कफ बढ़ेगा, तो इसके कारण साइनस का प्रॉब्लम होगा। तो साइनस के प्रॉब्लम जिसको जिसको है उसको खास करके धूली से बचना है। आयुर्वेद में नित्य आयुष्य घातक जो बताया है वो तथा सम्मार्जनीरजः, मतलब जो धूली है, उड़ने वाली धूली, जो सिटी की विकृत धूली होती है, मैं ये नहीं बताता हूँ जंगल की या गांव की, खेत की, उसकी नहीं बताता हूँ। जो सिटी की मतलब जो नगरों में जो धुआं उठता है, धूल उठती है, बहुत विकृत होती है, तो वो हमारे श्वसन तंत्र में जब जाती है तब अनेक प्रकार के दूषित तत्व हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। वो एक मुख्य कारण है साइनस होने का भी मेट्रोज में, जो आपने बताया, क्योंकि मेट्रोज वाले लोग कितना पोल्यूशन लेते, पोल्यूशन के अंदर कितने दूषित तत्व उसके चले जाते हैं। वहां उगे हुए आंवले को भी परीक्षण किया गया तो उसमें भी पोल्यूशन की मात्रा आंवले, तो अब आंवले के वृक्ष को अभी वही वृक्ष जो उगते हैं उसी की औषधियां हम लेंगे तो पोल्यूशन का असर होगा। वनस्पति पर भी होता है, हमारे पर भी तो होता, क्योंकि हम तो श्वास ले। तो खास करके एक कर्म आप रोज करें, नस्य कर्म। आयुर्वेद में नासिका को स्वच्छ करने के लिए उस आरोग्य के लिए और मस्तिष्क के रोगों को दूर करने के लिए एक नस्य कर्म बताया है। रात को सोते वक्त या पंचगव्य का नस्य या यष्टि मधु का नस्य या केवल सिंपल घी का जो अपने घर पे है उसका नस्य करे, 2-3 बूंदे नाक में डाले सुबह और शाम को। तो क्या होगा कि कफ का जो मार्ग है वो अवरुद्ध नहीं होगा, कफ से रोज का रोज ऑयलिंग जैसा हो जाएगा तो वो शुरू रहेगा। दूसरा क्या करे, एकदम नाक साफ कर दे सुबह और बाद में उसको 100 गिने वहां तक नस्य करे जो मैंने बताया है, लेकिन तीसरा काम मस्तिष्क को खुला रख करना चाहिए, उसको पैक करके कान पर बांध कर उसके बाद ही बाहर निकले। सीधा पवन आएगा, सीधा वायु का संपर्क आएगा तो साइनस बढ़ेगा। और कफ करे ऐसी कोई भी चीज ना खाए। तो ये साइनस के लिए बचने के लिए कर सकते हैं। मेगाकोल्ड, इफनी जैसी कैप्सूल है और मधु के जैसे औषध है वो आप सेवन कर सकते हैं। तो साइनस में ये बहुत अच्छी दवाई दो है, मेगाकोल्ड और इफनी नाम की कैप्सूल आती है, वो बहुत ही अच्छी दवाई साइनस के लिए होती है। एक खास साइनस के लिए करें, पानी पीते वक्त तो उबाल करके सौंठ डालकर ही पीने का करें और उसके हो सकता है तो तुलसी बूंद डालें, 2-3 तुलसी बूंद उसमें डाल दी तो वो साइनस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुलसी बूंद नामक जो औषधि है, तुलसी गिलोय बूंद, वो साइनस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जी आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी मैं एक अनुभव बताना चाहूंगा। हेलो जी, क्या नाम है? मैंने आपसे अरविंदर कौशिक जी। मैंने आश्रम से आपके संस्कृति गुरुकुल से ये दवाई मंगवाई हुई सारी जितनी भी है। तो मेरे जो भतीजे को रात को बहुत जोर से खांसी हो रही थी लगातार 1-2 घंटे से। तो मैंने और कोई तो चीज नहीं, आपका जो कफ सिरप है मंत्र सिद्धि का वो मैंने उसको दिया। तो उसको लेने के बाद उसको तुरंत बिल्कुल आराम हो गया जी। और बिल्कुल वो चैन से सो गया। नहीं तो बिल्कुल भी उसको किसी प्रकार से दवाई लगाई थी, उसको आराम नहीं हुआ। ये ऐसे अनुभव कफ सिरप के बहुत सारे बच्चों को थे। जो आपने बताया अच्छा किया कि जिसको खांसी ही मिट न रही हो, इसके लिए 2-3 प्रयोग हम सुझाते हैं, क्योंकि वो जीवन का एक प्रश्न हो जाता है। राजकोट में ही गत साल ऐसा बना था कि 2 हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने पड़े थे, हजारों का बिल आया था उसका, और खांसी बंद नहीं होती थी। वो इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन ले रहे थे क्योंकि वात का अतिशय प्रकोप था। और एलोपैथी में तो ये है नहीं कि वात प्रकोप है कि क्या है, वो तो केवल
एक इन्फेक्शन मानकर ही उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, और लगभग वो थक चुका था, क्योंकि खांसी जब आती है ना तो शरीर पूरा का पूरा शरीर शक्ति विहीन हो जाता है, उतनी शक्ति खांसने में लगती है। तो आपको पता है खांसी होती है तो क्या, तो वो पिछले साल ही ऐसा हुआ। फिर हमारे एक सत्संगी ने उसको यही एक सिरप और थोड़ा मेरे फोन पे बात करके थोड़ा बहुत मैंने बताया उसको कि खांसी के लिए क्या क्या करे। तो कभी भी ऐसा आ जाए तो आप अड़ूसी का, कदाचित हमारा कफ सिरप न भी मिले क्योंकि वो तो सुलभ नहीं है तुरंत, तो अड़ूसी को आप याद करिए। अड़ूसी नाम की एक वनस्पति आती है, वो घर पे बो दीजिए, उसके 2-3 पान, कितनी भी खांसी हो आपको, उसके पान काली मिर्च के साथ उसके 2-3 पत्ते लेने हैं, उसको व्यवस्थित रूप से क्रश करना है और घर पे ही अड़ूसी उगानी है, तो वो कभी भी उसके पत्ते मिल सके। और खास करके उसके 2-3 जो अपने काली मिर्च है और थोड़ा सा घी है। घी इसके लिए है क्योंकि वो वायु के लिए स्निग्धता जरूरी है, तो घी उसका काम करता है। तो सबको मिक्स करके उसको चटा देना है। तो चटा देने से उसको खांसी का कितना भी आवेग हो, हमने ये घरगथ्थू प्रयोग से बहुत लोगों की नहीं मिटने वाली खांसी को मिटाया है, और इसी का उपयोग हमने अपने कफ सिरप में अलग अलग विधि से किया है। तो ये अड़ूसी का जो आप है, लोलिम राज गुजरात के बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुए, उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक लिखा है कि वासायाम विद्यमानायाम आसायाम जीवितस्य च रक्तपित्ती क्षयी काशे किमर्थम अवसीदति। कि अड़ूसी जब तक है, वासायाम विद्यमानायाम, वासा जब तक अपने पृथ्वी पर है तब तक आशा जीवन थे इन लोगों के लिए। किसके लिए? तो रक्तपित्ती क्षयी काशी, अर्थात जिसको रक्तपित्त हुआ हो, जिसको टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस क्षय हुआ हो, या काश यानी खांसी नहीं मिटने वाली खांसी हुई हो, वो रक्तपित्ती क्षयी काशी किमर्थम अवसीदति, वो चिंता क्यों करते हो, उसके लिए एक अरडूसी बहुत अच्छी औषधि है। तो ये आप इसका प्रयोग करें और लोगों को बताएं ज्यादा से ज्यादा। एक तो कफ सिरप है ही, लेकिन यदि वो नहीं पहुंच पाता है, नहीं है, कहीं पर नहीं है, तो औषधि तो हर जगह पर होती है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी। जी जी। तो ये ब्लड के अंदर में जो इस्नोफिल्स बढ़ जाते हैं आचार्य जी, जी, तो उसकी वजह से जैसे कफ हमेशा जैसे गले में बना रहता है, और रोज ये जैसे सुबह उठने का एक आदत सा बन गया है कि पानी पीना है और कफ निकालना ही है। नहीं तो क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप 3 सीढ़ी चढ़ पाते हैं क्या, क्योंकि इस्नोफिल्स इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो उसका घरेलू इलाज क्या है? और एक तो थायराइड का पूछना था कि घरेलू इलाज क्या है, जैसे तो दोनों चीज ही बढ़ा हुआ है। जी, इसमें देखिए थोड़ी जीवनचर्या का प्रॉब्लम है। तो बहुत अपने ऐसे तो प्रश्न बहुत ही ये है, कठिन है, लेकिन ऐसे तो मैं एक एक को तो जब आप गूगल फॉर्म भर देंगे, 80 लोगों के हमने जवाब दे दिए हैं, 40 लोगों के बाकी है। आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो जरूरी ये रहेगा कि आपको वो किस वजह से है, किस नगर पे है, कैसा वातावरण है और कैसी हिस्ट्री है, वो सब हम गूगल फॉर्म में देख सकते हैं, हमारे वैद्य मित्र और हम। तो हमको संतुष्टि होती है कि हम आपको अच्छी तरह से औषधि योजना यहाँ से ज्ञात करा सके। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आप गूगल फॉर्म हमारे वेबसाइट पर भी है, राजेश्वर राव जी भी आपको भेज देंगे, और ये 7-8 दिन लगेगा उसको आपको ये हमारे आपको चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के अभी आए हैं। तो हम उसको मेल करके, व्हाट्सएप करके भी आपको, खास करके मेल करके आपको भेज देते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जैसे थायराइड की हम मंगवाएंगे रिपोर्ट आपसे, तो किस प्रकार से है, आयुर्वेद में क्या कहा जाता है उसको, किस वजह से है, तो उस सब को लेकर उसका इलाज होता है। क्योंकि ये खांसी जैसा रोग नहीं है, वो अंतस्रावी ग्रंथियों का रोग है। खांसी है वो एक अलग है, तो उसके लिए हम बता सकते हैं। अंतस्रावी रोगों के लिए हिस्ट्री देखी जाती है और उसमें बहुत सारे फिर प्रश्न होते हैं, तो उसको आप भर दीजिए। और जो जो लोगों ने भरा है ईमेल देखते रहिए, चेक करते रहिए। खास 80 लोगों को हमने जवाब दे दिया है, 40 लोग अभी बाकी है। 2-3 दिन में वो 40 लोगों को भी हम जवाब दे देंगे, तो वो देखते रहिए, खास आप मेल चेक करते रहिए। जी
और कोई? गुरु जी प्रणाम। आर्य नितिन बोल रहा था कोलकाता से। हाँ। मेरा प्रश्न है कि जैसे आजकल महिलाओं की ब्लीडिंग एक्सेस केसेस बहुत आते हैं, उनको ब्लीडिंग बहुत होती है, तो उन केसेस में क्या किया जाए? एक प्रश्न ये रहता है। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कुछ खाया और तुरंत बाथरूम या पोटी जाना पड़ता है, ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है? ये दो प्रश्न है मेरे। पहले तो महिलाओं का जो भी प्रश्न सबसे है ब्लीडिंग का, उसे मेरे पास भी 2-3 आए थे। कुछ औषधों का दुष्प्रभाव भी उसमें कारणभूत है अभी का, जो एलोपैथ दवाई का। दूसरा, गर्भाशय की विकृति भी उसमें बहुत कारण है। अभी तक हमने जो अभी कार्य किया तो कुछ समझ में आया, कुछ महिलाओं का ऐसी हिस्ट्री देखी, उसमें खास करके जो 2-3 बातें समझ ले। एक तो जो मेंसिस के समय पर जो सावधानियां और जो नियम आयुर्वेद ने बताए हैं वो लगभग कोई फॉलो नहीं करता है। लगभग 90% जनता नहीं, 95% नहीं करती है, 99% नहीं करती है। तो ये तो एक धीरे धीरे पता नहीं चलता है, लेकिन जब एक रोग आता है तो उसके बाद उसको मिटाना कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको जो जीवनचर्या चाहिए, आयुर्वेद जो जीवनचर्या बताता है उसके अनुसार लोग चलते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है खास करके संतति नियमन के साधन का बहुत प्रचार हुआ है अभी। तो महिलाएं जो गोलियां लेती है, अलग अलग पिल्स लेती है, उसको ये पता नहीं है कि ये कितनी घातक होती है। तो संतति नियमन की ये जो गोलियां है, एक ये और एक मेंसिस को पोस्टपोन करने की दवाइयां, ये 2 दवाइयां मानो ये गर्भाशय के ऊपर का मतलब शस्त्राघात है। वो जैसा मैं किसी को मारूं एक आपको या आप मुझे मारे या ऐसा कोई कितना घात लगता है। मतलब कोई बैठा है और इसके ऊपर कोई ऐसा मारे तो क्या होता है, उसको चोट आएगी ना, चोट आएगी तो उससे फिर खून बहेगा, ऐसा खून बहता रहेगा। ऐसी तो कोई विकृति होगी, मुझे इसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसके ऊपर घात किया। सेम ऐसा होता है कि जब महिलाएं संतति नियमन की कोई भी प्रकार की पिल्स यूज करती तो उसमें उसके गर्भाशय को पूरी रिदम उसकी टूट जाती है। आयुर्वेद में संयम का महत्व बताया है, संतति का भी महत्व बताया है। तो वो दोनों को छोड़कर एक जो कुदरती सिस्टम के आगे कोई बात नहीं, दूसरा और भी तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका जो गोलियां लेने का, उसके कारण महिलाओं के इतने रोग बढ़े हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं। और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बता रहे हैं कि ये पिल्स के कारण है। सब समझ रहे हैं, वो भी बात पक्की है कि इसके कारण है रोग सबके। तो ये एक मैंने अभी तक के जो मेरे अनुभव है, अब ये सबको स्वीकार्य भी नहीं होता है। हम बहुत महिलाओं के साथ मर्यादा पूर्ण ही बात करते हैं। इसके लिए महिलाओं को तो ये सीधा बता नहीं सकते हैं कि आपने ये यूज किया था कि नहीं किया था कि क्या। तो ये एक मर्यादा आ जाती है। इसके लिए आप तो जुड़े हैं, पुरुष है, और आप भी बहुत महिलाओं से जुड़े हैं और हमारे बहुत कार्यकर्ता है। और इस बहाने हम ये कह सकते हैं आपको माध्यम करके कि खास करके कोई भी प्रकार की ऐसी दवाइयाँ वो हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट करती है, अंतःस्राव के ऊपर इफेक्ट करती है। वो एक बार बिगड़ा ये सही नहीं हो सकता है। ये कोई पानी का नल नहीं है कि आप उसको 1-2 बोल में समझ। वो बहुत सूक्ष्म स्राव होते हैं और ये सूक्ष्म स्राव पर ये इफेक्ट होती है, ये आप समझिए। वो रिदम पूरी चली गई तो वो रिदम लाना फिर ऐसी वैसी बात नहीं है। वो तो रोग, कुदरती रोग आए उसके लिए औषधियां इफेक्ट करती है, लाए हुए रोग के लिए औषधियां कम इफेक्ट करती है। तो ये सब लाए हुए रोग होते हैं, बुलाए हुए रोग कि भाई अपने आप के ऊपर अत्याचार करके। तो इसके लिए ये खास महिलाएं बंद कर दे, जो ऐसी पिल्स लेती हो या ऐसे कोई भी प्रकार का, वो कुदरत के रूप से गर्भाशय को अपना कार्य करने दे। जो कर रहा है उसको करने दे।
तो वो एक अच्छा रहेगा। और इसके कारण भविष्य में उसको ब्लीडिंग की समस्या आती है और ये ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उतना फ्लो जाता है और उसको एडमिट करना पड़ता है। उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको खून की कमी हो जाती है, उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और आगे जाकर उसको बहुत सारे रोग, एक बार शक्ति शरीर की गई, सत्व गया, उसको रोग का आक्रमण हो जाता है पूरा। तो इसके लिए हमको दुख होता है। हम कारण भी जानते हैं, बहुत लोग ये बताते हैं कि आपकी आयुर्वेदिक दवाई में इसका ये नहीं है, उपचार नहीं है, वो नहीं है। हम उसका कारण जानते हैं कि इसने बहुत ही ऐसी गोलियां खाई है कि ये मतलब लिमिट के बाहर हो गया है या ऐसे साधनों का उपयोग किया है। तो ये कारण आज के जमाने में सबसे ज्यादा ये कारण बनता है। तो भी आयुर्वेद में उसकी उपाय बताए गए हैं। वो उपायों में पंचकर्म है। पंचकर्म एक बहुत ही अच्छा मार्ग है उसके लिए। तो पंचकर्म कराए। निरंजन फल करके एक फल आता है, वो निरंजन फल करके एक फल आता है, वो अभी अमेज़न पर या ऑनलाइन मिलता है। हम यहाँ पर नहीं मिलते क्योंकि यहाँ नहीं होता है, वो आपकी तरफ होता है, तो कर्नाटक की तरफ भी होता है। तो ये निरंजन फल है, उसका आप सेवन करें। जो जिसको भी ब्लीडिंग होता हो वो निरंजन फल का सेवन करे तो ब्लीडिंग रुक जाए। उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए और भी बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। पुष्यानुग चूर्ण है जो हम यहाँ पर अभी देने वाले हैं सबको। अभी तो लिख ले रहे बाहर का, लेकिन अभी ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी औषधि वो है। तो खास करके महिलाओं के ये रोग का कारण आपने पूछा, तो कारण स्पष्ट है। कारण ये है और निवारण के लिए पहले तो कारण छोड़ दे, पिल्स लेना बंद कर दे और उसके बाद इसका सेवन करे तो अवश्य ही उसमें फायदा होगा। जी प्रणाम आचार्य जी। जी मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो एलोपेसिया का क्या इलाज है, और दूसरा अभी आपने रसायनों की बात की, मेदे रसायन, आम्ल की रसायन वगैरह, तो जैसे रोज लेने चाहिए आपने कहा, तो कोई ऐसी अवस्था भी है क्या जिसमें ये रसायन नहीं लेने चाहिए? और एक बार में तो शायद एक ही लेना चाहिए, लेकिन क्या इनको फिर बदल बदल के लेना चाहिए या? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक बार में एक ही लेना चाहिए। ऋतु अनुसार, अपने शरीर की क्षमता अनुसार ले, लेकिन एक तो लेना ही चाहिए, ऐसा है। तो एक तो आप ले, कोई भी एक प्रयोग करे कोई भी वस्तु का, जैसे मेद्य रसायन हो गया, च्यवनप्राश हो गया, आम्ल की रसायनम की गोलियां हो गई। तो ऐसे कोई भी एक आप औषधि का सेवन कर सकते हैं। एक से ज्यादा भी औषधि का आप सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं। तो ये एक बदल बदल कर लेना है, अर्थात आपको किस परिस्थिति में, जैसे अभी शरीर की शक्ति की जरूरत है तो च्यवनप्राश लेंगे। आपकी जीवन शैली ऐसी है कि उसमें मानसिक रूप से स्ट्रेस रहता हो, थकान रहती है, वो तो मेद्य रसायन का यूज करेंगे रात को सोते वक्त। सुबह च्यवनप्राश लेंगे, रात को मेद्य रसायन लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ले सकते हैं, रसायन को बदल बदल कर भी ले सकते हैं। थोड़े थोड़े दिनों पे अंतराल पर भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। जी एलोपेसिया जी, तो उसके बारे में अगली बार बात करें। हाँ ठीक है। ठीक है, तो राजेश्वर राव जी, अभी समय हो गया है तो पूरा करें अभी। ओके ओके आचार्य जी। और कल का सेशन होगा? कल का होगा ना, कल का होगा। नहीं होगा आचार्य जी, वो उसका टाइटल कल है ना हम ये। नहीं कल होगा। ऐसे ही मतलब सेम टाइटल डाल दो आचार्य जी। सेम टाइटल डाल दीजिए, ठीक, कोई बात। वही टाइटल, और हम लोग इसका ये कर देंगे। और कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आचार्य जी। थोड़ा ये जो नया ये जो वेरिएंट आया है उसका भी ठीक है, एमिक्रॉन, तो उसका भी थोड़ा प्लीज आप जो ठीक है, वो मैंने समझ, ठीक ओके लोगों को पहुंचाइए। आप जो भी 126 लोग जुड़े हैं, और एक एक आदमी को जोड़ने से भी 250 हो जाएगा। ठीक है, यही गुरुदक्षिणा है। कल गुरुदक्षिणा के साथ जुड़िए। ओके आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगापुर शिव प्रसाद जी, कल मिल रहे हैं हम लोग रात को 9 बजे।